हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें नेजल कैविटी प्लस है, साइनस नोस्ट्रल है, ठीक है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है। ओके, ये सब चीज़ें। इसके बाद आप चीज़ देख रहे होंगे कि ये दो संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या कहलाते हैं? लंग्स कहलाते हैं। ओके, राइट मेन ब्रोंकियाइस ब्रोंकियाई पाई जाती है, एल्वुलाई पाई जाती है, लेफ्ट लंग्स एंड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपकी इसमें रिप्स हैं। ओके, और ये डायफ्राम। तो डायफ्राम की ऊपर वाला जो भाग ये होता है, ये लंग्स का। आप देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। ये देखिए ट्रेकिया, ये देखिए ट्रेकिया दिख रहे हैं। ठीक है, कॉर्निया ऑफ द स्ट्रेचिक्स देखिए ये दिख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट मेंस प्राइमरी ब्रोंकियाइज दिख रही है। ठीक है, और ये देखिए राइट ब्रोंकियाइज दिख रही है। ये क्या है? डायग्राम क्या? लंग्स का। ओके, और इसके जो नीचे वाला डायफ्राम होता है और इसी से प्रेशर होकर के जो हार्ट में रक्त जाता है, आपको मैंने बताया था ना O2 और O2 विहीन, इसी के अकॉर्डिंग जो पहले उसमें बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अभी देखते हैं मानव ह्यूमन बॉडी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, प्रत्येक प्राणी सांस लेता है। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी खाद्य अणुओं को ऑक्सीकृत करके कोशिकाओं के लिए ऊर्जा पैदा करता है। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखो, इसलिए मैं इसको वीडियो के अकॉर्डिंग, इसको नोट्स भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा पैदा, सांस की क्रिया के फलस्वरूप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। शरीर में हवा के अंदर जाने और बाहर निकलने की निरंतर क्रिया होती है। सांस द्वारा हम हवा को अंदर लेते हैं और बाहर निकालने की क्रिया एक संबंध होता है। सांस लेने वाली क्रिया को उच्च इन रिस्पायरेशन और निकालने वाली क्रिया को एक्सपायरेशन कहा जाता है। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? उच्छ्वास और निःश्वसन। मनुष्य में 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है। सांस की क्रिया 3 पदों में पूरी होती है: उच्छ्वासन, निःश्वसन तथा विश्राम। ओके, अब देखिए विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट प्राणियों की श्रेणियां देखिए। अब श्रेणी बनाने वाले उत्पाद जल में घुलनशील, उदाहरण एमिनोटेलिक अति विषैला अमोनिया अति घुलनशील जलीय प्राणियों में पाया जाता है। यूरोटेलिक कम विषैला होता है, कम घुलनशील स्तनधारी मानव आदि में पाया जाता है। यूरोटिलिक कम विषैले यूरिक अघुलनशील अथवा ठोस होता है, सरीसृप। मनुष्य का नाक एवं मुंह हवा को शरीर के अंदर ले जाता है। जब जब नाक से अंदर प्रवेश करती है तो यह हल्की सी नम और गर्म हो जाती है। नाक धूल कणों को ही हवा से दूर कर देती है तथा हम श्वसन नली जो होती बिंड पाइप से होती हुई फेफड़े में जाती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत उच्छ्वासन में सीने का फूलना पेशियों की क्रिया है। यह क्रिया क्या वॉल्यूमेट्री या ऐच्छिक होती है, और इनवॉल्यूमेट्री मतलब अनैच्छिक, दोनों ही पेशियां द्वारा होती है। मतलब इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियां भाग लेती हैं। श्वसन की समान क्रिया केवल अंतर पार्श्विक पेशियां इंटरकॉस्ट मसल्स और डायफ्राम के भाग में होती है। गहरी सांस लेते समय कंधे, गर्दन, उदर की पेशियों भी सहायता करती हैं। अब देखते हैं लंग्स जो फेफड़ा श्वसन के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह वक्ष गुहा की मध्य रेखा मिडिल लाइन द थोरेसिक कैविटी के दोनों ओर स्थित होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, यह स्पंजी होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली से बने थैलीनुमा सुरक्षा में अंदर होता है, जिसे प्यूलर कैविटी भी कहा जाता है। फेफड़े में लाखों कोशिकाएं होती हैं। यह हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में आई हुई ऑक्सीजन से शुद्ध करती है, जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तथा रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रक्त की शुद्धता के बाद पुनः हृदय को वापस भेज देता है, जिसमें कि आर्टरी और वेन्स का पूरा रोल होता है। ये भी आपको मैंने बताया था। इसके बाद आप देखोगे श्वसन की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के श्वसन केंद्र द्वारा स्वाभाविक रूप से होता है। केंद्र रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति संवेदनशील होता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। यह केंद्र अधिक बार सांस लेने के लिए संदेश भेजता है और हमारी सांस दर बढ़ जाती है। मनुष्य में श्वसनांग देखेंगे। श्वसन के अंतर्गत सभी वे अंग आते हैं जिनसे होकर के आप देखोगे कि जिनसे होकर के वायु आदान प्रदान होती, जैसे नासिका, ग्रसनी, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियाल्स और फेफड़े। नासिका मीन्स नाक वाला क्षेत्र। नासिका छिद्रों में वायु O2 से प्रवेश करती है और नासिका छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं जो धूल के कणों को, सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। फिर आप देखोगे नासिका के छिद्र में म्यूकस कला या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि म्यूकस स्रावित कर वायु को नम करती है। ग्रसनी या फेरिंग्स वायु नासिका छिद्र ग्रसनी में आते हैं। इसके पश्चात भित्ति के मध्य कर्ण की यूस्टेकियन नली
जो होती है उसमें खुलती है। लैरिंग्स या स्वर यंत्र भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना, परंतु श्वसन नलिका का ऊपरी सिरा एक छोटे छिद्र द्वारा ग्रसनी में जुड़ा होता है जिसे ग्लाटिस कहते हैं। ग्लाटिस एक कपाट द्वारा बंद रहता है और इस पे एपिग्लाटिस कहते हैं। ग्लाटिस द्वारा श्वसन बंद करके भोजन, क्योंकि आपको मालूम है ग्लाटिस के द्वारा ही भोजन श्वसन नली में नहीं जाता है, रोकता है। फिर ट्रैकिया, यह वक्ष गुहा में होती है, 2 शाखाओं में बटी होती है, दाएं और बाएं, ठीक है। इससे होकर के शाखाओं में विभक्त हो जाती। ब्रोंकियाई ट्रेकिया के वक्षीय गुहा में जाकर 2 भाग में बटी होती है जिसे ब्रोंकियाई कहते हैं। लंग्स, लंग्स एक जोड़ी या लंग्स होता है जिसका आधार डायफ्राम पर टिका रहता है। प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वेलाई पाई जाती हैं। प्रत्येक फेफड़े की झिल्ली द्वारा घिरा रहती, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें द्रव भरा हुआ होता है। अब देखो क्रियाविधि। फूंफास 2 चरणों में होती है, अंतः श्वसन, निःश्वसन। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम की आरी मांसपेशियां तथा बाह्य अंतरपेशियों सिकुड़ती, जिसके कारण डायफ्राम उदर की ओर झुक जाता है। फुम्पस या लंग्स में वायु दाब कम होने लगता है, इसलिए वायु वातावरण से नासिका द्वारा फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद अंतः श्वसन में फेफड़े के भीतर वायु का आना और उसके भीतर वायु दाब पर निर्भर करता है। निःश्वसन क्या है? निःश्वसन के दौरान डायफ्राम की आरी पेशियों तथा इंटरपेशियों में मसल्स में शीतलन होती है, जिसके कारण डायफ्राम वक्ष की ओर ऊपर उठता है और वक्षी भित्तियां गति करती, फलस्वरूप वायु दाब अधिक हो जाता है और फेफड़ों से वायु नासिका से बाहर चली जाती है। समान अवस्था में श्वसन दर 15 से 18 मिनट होती। कठिन व्यायाम में 20 से 25। श्वसन लेने की प्रक्रिया के चक्र में 500 मिली वायु अंतः श्वसन एवं निःश्वसन होती। 24 घंटे में हम 1000 या फिर 15,000 लीटर वायु का क्या करते हैं, अपन अंतः श्वसन करते हैं, ठीक है। इसके बाद वायु श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु में 36 से 38 एपीटी बनते हैं, ये भी आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस चक्र में मैंने बताया था। जबकि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी अणु बनते हैं, जो पाइरुविक एसिड का, ये भी मैंने बताया। धूम्रपान करने वालों में व्यक्तियों में बहुत कम होती है। एपिग्लाटिस एक पल्ले जैसी रचना होती है जो वाल्व का कार्य करती, खाना निगलते समय फेफड़ों की सुरक्षा करती है, ठीक है। अब देखते हैं श्वसन और आश्वसन में अंतर। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। श्वसन ब्रीथिंग एक बहुत ही फिजिकल क्रिया होती है, जबकि रिस्पायरेशन रासायनिक क्रिया है। ब्रीथिंग में श्वसन मार्ग तथा फेफड़े निहित होते हैं, इसमें प्रत्येक कोशिकाएं भाग लेती हैं श्वसन में। वायु श्वसन अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीकरण होता है। देखिए जो श्वसन जो होता है, इसके द्वारा अस्थमा, कुछ बीमारियां होती है जैसे अस्थमा, श्वसन में कठिनाई आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, अस्थमा। निमोनिया जो होता है, इसमें बैक्टीरिया के संग फेफड़ों में शोथ और ज्वार पीड़ा तथा बहुत खांसी आती। टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें बीसीजी का टीका लगता है। देखिए श्वसन के दौरान अदलते बदलते जो आयतन होते, ज्वारी टाइडल वॉल्यूम जो बिना किसी प्रकट प्रयास के यानी समान सांस लेने में 300 मिली होता है। सर्वधिधारिता वाइटल कैपेसिटी, इसमें वायु का आयतन गहरे से गहरे सांस लेने में 400 मिली होता है। रेड्यूसल वॉल्यूम जो होता है 1000 मिली तक होता है। तो ठीक है, ये समझ में आया आपको। फिर इसके बाद आप देखोगे श्वसन अंग में संरचना प्रकार जो होते हैं, तो आप देखोगे नॉस्ट्रल नासा छिद्र द्वारा अनचाहे कणों का छानना। नेजल कैविटी क्या करती, स्लेम झिल्ली द्वारा बनी होती है, धूल बैक्टीरिया और वायु के कण को आर्द्र या ह्यूमिडिटी देती है। फेरिंग्स पेशी नली होती है, ये श्वसन और पाचन तंत्रों के मार्ग में बनती है, परंतु पीछे वाले भाग में पृथक करके एपिग्लाटिस बनाती। लैरिंग्स जो एक बड़ा अक्ष भाग होता है, रज्जु से घिरा हो पर ग्रस और श्वसन नली के साथ जोड़ता है। इसके बाद आप देखोगे ट्रेकिया या वायु नली, ये सी आकृति के कार्टिलेज वलय द्वारा अलंबित होते हैं, श्वसन नली तथा वायु मार्ग में फेफड़ों में प्रवेश करती है। ब्रोंकियाई यह प्रत्यस्थ शिलासित तथा स्लेमी होती है, फेफड़ों में श्वसनिका के रूप में कार्य करती हैं। ब्रोंकियाइल्स जो होती हैं, श्वसनिका की छोटी अंतिम शाखा वायु कूपिकाओं में खुलती है। एलुविलाई या कूपिका जो होती हैं, ये रक्त में कोशिकाएं होती है, गैस का विनिमय होता है, ठीक है। जंतुओं में जो श्वसन वर्णक, इसका वीडियो भी मैंने पहले बता चुकी, वर्णक क्या कहलाते, पिगमेंट्स कहलाते। रिस्पायरेटरी पिगमेंट में हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है और इसमें क्या लोहा पाया जाता है, रंग लाल होता है। अनॉक्सीजनित लाल सभी कशेर की प्लाज्मा जंतुओं एनालिडा मोलास्क में पाया जाता है, इसका वीडियो मैंने बनाया, फिर भी एक बार आप सुन लो। हीमोसाइनिन जो होता है प्लाज्मा तांबा, इसमें धातु होती है।
रंग नीला होता है, अनाक्सीकृत जो रंगहीन होता है। अधिकांश मोलास्का आर्थ्रोपोड में अधिकतर 2 नंबर में ये पूछता है, इसलिए मैं बता रही। हीमोएरेथ्रिन जो होता है रुधिराणु है, इसमें धातु लोहा पाई जाती है, रंग लाल होता है, रंगहीन होता है, कुछ एनिलीड में पाया जाता है। क्लोरोक्योरिन प्लाज्मा, इसमें तांबा हरे रंग का और हरा कुछ एनिलीड में। पिन्योग्लोबिन प्लाज्मा मैग्नीज भूरा और भूरे रंग का कुछ मोला। तो ये आपको देखो श्वसन वर्णक भी आप समझ में आ गया होगा, और साथ में ही आपको जो आपका श्वसन की क्रिया होती है ये पूरा आपको मैंने बता दिया। साथ ही इसमें जो डायग्राम है इसमें आपको पूरा ये दिख रहा होगा कि देखिए नेजल, जहाँ से हवा नाक जाती है, यहाँ बाल होते हैं इसके द्वारा इसको यहाँ पर रोक लिया जाता है। इसके बाद जो होती है ओरल कैविटी होती है, इसके बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स यहाँ पे एपिग्लाटिस होता है जिसे श्वसन में आहार नाल को अलग करता है। फिर यहाँ लैरिंग्स हैं, इसके बाद लेफ्ट में ब्रोंकियाई, राइट ब्रोंकियाई, ये ट्रेकिया जो सी के आकार के ट्रेकिया होते हैं दाएं और बाएं में विभाजित होते हैं, इसके द्वारा वायु इनमें प्रवेश करती है, ठीक है। और ये रिप्स होते हैं, ये डायफ्राम होता है। तो ये पूरा लंग्स का डायग्राम भी है, आप बना लेंगे स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था। थैंक यू।